नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। दुनिया जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकट का सामना कर रही है। बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियर, बदलते मौसम चक्र सिर्फ संकेत नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आज जहां दुनिया को एकजुट करने की आवश्यकता है और सबको एक साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है, वहीं इस मौके पर वित्तीय जिम्मेदारियों को लेकर विकसित और विकासशील देश दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में दो धड़ों में देशों का बंटना एक चिंता की बात है। और इसके केंद्र में क्या है? तो इसके केंद्र में है क्लाइमेट फाइनेंस, अर्थात COP29 की बैठक में जब सभी देश इकट्ठे हुए तो ग्लोबल साउथ के लिए विकसित देशों से यह अपेक्षा की जा रही थी कि जो राशि उनको जरूरत थी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, वो राशि, वो उम्मीद कुछ ज्यादा थी। लेकिन जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों को इस उम्मीद से कहीं कम राशि दे रहे थे। इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच, दोनों धड़ों के बीच एक टकराहट की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में भारत के द्वारा इस राशि को ठुकराया गया, काफी मजबूती से ठुकराया गया, तो भारत ने भी इसमें अग्रणी भूमिका क्यों निभाई और वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर लेकर इन दोनों धड़ों में विभाजन नजर आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जलवायु वित्त और विवाद को लेकर पूरी स्थिति क्या है इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा में होगा, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इसका एड्रेस क्या है? तो C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है आपका नोएडा सेक्टर 15। साथ ही इसके संबंध में अगर विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो वो विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी इस दिए गए नंबर पर। तो ये नंबर जरूर नोट कर लें, 9311406440। इस पर आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें। साथ ही साथ यहाँ पर जो नए बैच हैं उसकी भी सूचना आपको दे दें। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही बैच प्रारंभ हो रहे हैं। तो हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है सुबह 11:30 बजे। वहीं पर इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो शुरू हो रहा है आपका 12 दिसंबर से शाम को 6 बजे से। इसके अलावा आप देखिए, लखनऊ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के जो बैच हैं उसकी शुरुआत 29 नवंबर से हो रही है सुबह 11:30 बजे से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। तो चर्चा के बिंदुओं के अंतर्गत खबर की बात हमने की, चर्चा में क्यों है इस बात को हम शुरू में इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया कि दोनों धड़, जो विकसित और विकासशील देश, विकासशील देशों के लिए जो एक विशेष टर्म यूज किया जा रहा है ग्लोबल साउथ, तो इनके लिए जो धन आवंटन है उस धन आवंटन की राशि काफी कम है। विकसित देशों से उम्मीद काफी ज्यादा थी। इसकी वजह से दो धड़े नजर आए। इसमें भारत ने भी अपना विरोध दर्ज किया। तो इसकी वजह से यह चर्चा में आया। COP29 की ये जो बैठक हुई है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस दृष्टिकोण से इसको क्यों देखा जा रहा था उसको भी हम देखेंगे। विकासशील देश और विकसित देश दोनों का पक्ष हम जानेंगे, दोनों के अपने अपने क्या पक्ष हैं। इसके अलावा क्या हुआ, कोई ठोस समझौता, इसके इस विषय में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ते हैं वो आप पर छोड़ेंगे और आपसे जवाब की अपेक्षा रखेंगे। सामान्य अध्ययन के 2 और 3 दोनों ही खंड से जोड़कर इसको आप देख सकते हैं। बात खबर की करते हैं। व्हाई इज देयर अ रो ओवर क्लाइमेट फाइनेंस। अब देखिए, क्लाइमेट फाइनेंस की जहां तक बात की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के रूप में हमको दिखाई देता है, उससे मिलकर निपटने के लिए जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं वो एक साथ कदम मिलाकर चले और इसके बीच में कहीं भी फाइनेंस बाधा ना आए। इसके लिए विकसित देशों को थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा लेनी होगी और विकासशील देशों की मदद करनी होगी। इसीलिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात की जाती है, चाहे वो टेक्निकली रूप से विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की मदद करने की बात हो, उत्सर्जन में ताकि कमी की जा सके। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस, जिसकी रूपरेखा पहले से तैयार थी और उसको लेकर विकासशील देशों को सहायता के लिए जो निधि का वितरण होगा, अर्थात जो फाइनेंस किया जाएगा, अब उसमें राशि क्या होगी इस बात को लेकर थोड़ी सी असहमति है। और इसी कारण, इसी लंबित मुद्दे के कारण ये जो बैठक 22 नवंबर को समाप्त होने वाली थी उसमें हमको वृद्धि भी, उसकी समय सीमा भी खिंचती हुई हमको नजर आई। तो हम ये मुद्दा मेन केंद्र में, आप देखिए इसमें क्या होना था। इसमें जो विकसित देश और विकासशील देश हैं उसमें दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, विकसित देशों की अगर बात करें तो वो जो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जा रही थी, विकासशील देश जो उम्मीद उनसे कर रहे थे उससे कम राशि वो देने को तैयार है। तो मोटा मोटी ये है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उम्मीद की जा रही थी विकासशील देशों के द्वारा कि वो इतनी राशि प्रति वर्ष प्राप्त करेंगे।
और वहीं विकसित देशों की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि हम 250 से 300 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर तक हम राशि प्रतिवर्ष देने के लिए तैयार हैं। हम निसंदेह यह मानते हैं कि हमें नेतृत्व करना चाहिए। आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, लेकिन हम ये जो उम्मीद है ये कहीं ज्यादा है, तो दोनों को लेकर दो धड़े यहाँ पर बटे हुए नजर आते हैं। अब एक एक करके जरा सा हम ध्यान देंगे। सबसे पहले देखते हैं COP 29 को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो देखिए COP 29 जो है, दरअसल कॉप की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख मंच है और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कदम उठाने पर निर्णय यहां पर लिया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, सबसे पहले तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और COP 29 में इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, इसलिए ये और महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ कार्बन क्रेडिट को लेकर जो बात की जा रही थी, कार्बन बाजार की बात की जा रही थी, उसको लेके भी यहाँ पर निर्णय होना था। तो इसलिए COP 29 को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अब COP उत्सर्जन को कम करना इसमें लक्ष्य था ही, जो कार्बन उत्सर्जन है, क्षमा करिएगा, उसको कम करना तो लक्ष्य था ही। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास को कैसे और पुख्ता बनाया जाए, साथ ही विकासशील देशों की मदद के लिए जलवायु वित्त अर्थात क्लाइमेट फाइनेंस को कैसे और मजबूत किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आवंटित किया जाए। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो विकासशील देश थे वो बहुत ही उम्मीद की नजर से देख रहे थे COP 29 को। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण था। देखिए, क्लाइमेट फाइनेंस को जानने से पहले थोड़ा सा इसको पीछे से देखते हैं, थोड़ा सा और पहले हम चलते हैं। तो बात हम करेंगे सबसे पहले 1992 में, जब UNFCCC के तहत अर्थात संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क जो समझौता हुआ था, उसके तहत यह तय हुआ कि जो विकसित देश हैं उनके द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक प्रॉमिस किया गया, एक वादा किया गया। तो शुरुआत इसकी हम देख रहे हैं 1992 से ही इसकी नींव पड़ चुकी थी, एक बीजारोपण हो चुका था। 2009 से 2020 तक हर साल यह तय हुआ कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो जुटाए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया था। और विकसित देश इस लक्ष्य को 2020 तक, इस लक्ष्य को वैसे तो ये रखा गया लेकिन इसको 2020 तक पूरा नहीं कर पाए। ये 2022 में जाके हमको दिखाई देता है 115 बिलियन डॉलर जो है 2022-23 ईयर में इकट्ठा हो पाया था। तो ये राशि कहीं ना कहीं जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे उस समय सीमा में प्राप्त नहीं हुआ, 2022 में जाकर प्राप्त हुआ। इस बीच जो विकसित देश थे उनसे अपेक्षाएं भी बढ़ी और महंगाई को देखते हुए विकासशील देशों का यह कहना है कि अब इस राशि को बढ़ना चाहिए क्योंकि जरूरतें उस हिसाब से बढ़ी हैं। अब पेरिस समझौता जब हुआ तो पेरिस समझौता के बाद 2025 से पहले 100 बिलियन डॉलर से बड़ा एक नया वित्तीय लक्ष्य तय किया जाएगा, ये बात यहां पर उठकर सामने आती है। उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि अब तक जो लक्ष्य था वो समय काफी बीत चुका है, अब समय के हिसाब से डिमांड बढ़ी है, तो विकासशील देशों की आवश्यकताएं अब ज्यादा है। तो पेरिस समझौते में तय हुआ कि 100 बिलियन से बड़ा एक वित्तीय लक्ष्य तय करना यहां पर आवश्यक हो गया है, तो उस दिशा में सोचने की जरूरत है। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो इस्तेमाल किया गया NCQG अर्थात न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, अर्थात ये नया एक गोल तय किया गया। जो पिछला गोल था, पुराना गोल था, उसके बाद एक नए गोल की बात की जाने लगी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो विकासशील देश हैं उनकी आवश्यकताएं अब बढ़ गई हैं। तो बात यहां पर हो गई। अब विकासशील देशों की मांगे क्या है? विकासशील देशों की उम्मीदें ज्यादा थी और विकसित देश इसको देने को तैयार नहीं है, इसी वजह से विवाद है। तो देखिए, विकासशील देशों की मांगों पर एक नजर डालते हैं। इसके अंतर्गत आप देखें तो भारत भी शामिल है, चीन है और G77 देशों का समूह है। ये मानते हैं कि जलवायु वित्त का जो ज्यादा पैसा है, जो फाइनेंस करना है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा किस पर बनती है? विकसित देशों पर बनती है। क्यों? क्योंकि विकसित देशों की अगर हिस्ट्री पर आप नजर डालें तो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी विकसित देशों के द्वारा ही किया गया है, इस लिहाज से भी उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। साथ साथ इस वित्त का उपयोग किन किन कामों में होना है, उस लिहाज से भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो वो कौन कौन से काम है? तो एक देखिए NDC। NDC का मतलब कि हर देश ने अपने देश का जो व्यक्तिगत लक्ष्य तय किया था वो है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो भी योगदान अपना निर्धारित किया है, मान लीजिए ग्लोबली एक टारगेट तय किया गया, तो हर देश का अपना एक राष्ट्रीय योगदान भी तय किया गया। हर देश स्वैच्छिक लक्ष्य तय किया जिसको 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को उसके माध्यम से कम करना था, वही NDC था। तो NDC के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी इस वित्त का उपयोग किया जाएगा जो विकासशील देश उम्मीद कर रहे थे विकसित देश से पाने की। साथ साथ जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो मौजूदा खतरे हैं उससे निपटने के लिए भी विकसित देश से जो राशि मिलेगी उससे विकासशील देश और बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। साथ ही साथ पहले से हुए जो जलवायु नुकसान है, अगर कोई विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के खतरे से उसको अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए भी इस फाइनेंस का, इस वित्त का इस्तेमाल करेगा। तो इस वजह से भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई।
अगर सभी देश अपने एनडीसी को पूरा भी कर ले, अब एक नई कंडीशन भी इसकी इंपॉर्टेंस को बयां करती है। अगर मान लीजिए सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य तय किए हैं, जो जिम्मेदारी तय किए हैं, अगर उसको पूरा भी कर ले तो कुल उत्सर्जन में 2% की कटौती हो पाती। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति को जब आप देखेंगे तो ये कमी होना तो दूर की बात है। आप जब 2024 में कार्बन उत्सर्जन को देखेंगे 2023 की तुलना में, तो 0.8% बढ़ने की संभावना है। तो ऐसी दशा में जब सारी कंडीशन आइडियल बनी रहती, आदर्श बनी रहती, तब तो 2% की कटौती होती कुल उत्सर्जन में। लेकिन जहां इसके ठीक उलट उसके उत्सर्जन में बढ़ोतरी की संभावना है, तो ऐसी दशा में इस फाइनेंस का महत्व, इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से विकासशील देश ये चाहते हैं कि विकसित देश उनकी मदद करें, ताकि जलवायु परिवर्तन से ये छोटे या कम विकसित या गरीब देश भी लड़ सकें, साथ ही साथ अपने उत्सर्जन को ये भी कम कर सकें और मौजूदा जो खतरे हैं उससे निपटने के लिए तैयार हो सके। ये पक्ष है विकासशील देशों का। विकसित देशों का पक्ष क्या है, वो उनका क्या कहना है? तो देखिए, जो विकसित देश हैं वो ये मानते हैं कि जलवायु वित्त में सभी देशों का योगदान होना चाहिए। नो डाउट वो ये कहते हैं कि उनका खुद का योगदान सीमित है और साथ साथ विविध स्रोतों से इस योगदान को हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। सिर्फ केवल विकसित देश अपने पर इसकी जिम्मेदारी लेने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। उनका लक्ष्य यह है कि जो विकासशील देशों की अपेक्षा है वो अपेक्षा काफी ज्यादा है। तो उनका ये कहना है कि यूरोपीय संघ के नेतृत्व में जो विकसित देश हैं वो ये मानते हैं कि ये जो भी डिमांड है वो बहुत ज्यादा अव्यवहारिक है, बहुत ज्यादा ये ज्यादा है, मतलब उम्मीद से ज्यादा है और साथ साथ अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है। इसको पूरा इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। दरअसल इसमें इनका ये कहना है कि सभी पक्षों को मिलकर एक साथ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि जो 1.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष तक जलवायु वित्त को बढ़ाने पर काम करने की बात कही जा रही है 2035 तक, उस पर सबको मिलकर काम करना होगा। और जिस तरह से विकासशील देश सोच रहे हैं उस तरह से इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। विकसित देश ये मान रहे हैं कि खुद के लिए 2035 तक 250 से 300 बिलियन प्रति वर्ष का लक्ष्य हम तय करते हैं। लेकिन विकासशील देश कह रहे हैं कि 250 से लेकर 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का लक्ष्य काफी कम है। उनकी डिमांड क्या है? 1.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष 2035 तक। तो साथ ही साथ विकसित देश ये कह रहे हैं कि इस वित्त का स्रोत क्या होगा। तो विकसित देश कह रहे हैं कि टोटल विकसित देशों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना कि वही फाइनेंस करेंगे डायरेक्टली, ये सही नहीं है। इसका स्रोत कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे सार्वजनिक और निजी वित्त दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही साथ विपक्षी रूप से एक देश दूसरे देश की सहायता करे, या बहुपक्षी कई देश या संगठन आपस में मिलकर इस राशि को जुटाएं, या कुछ वैकल्पिक स्रोत जिसमें कि कार्बन टैक्स या अन्य वित्तीय साधन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वित्त के स्रोत को लेकर विकसित देशों का कहना है कि डिफरेंट माध्यम से इसको जुटाया जा सकता है। साथ ही साथ जो नेतृत्व की जिम्मेदारी को विकसित देशों ने स्वीकार किया है, वो कहते हैं कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हैं। वो मानते हैं कि 2030 तक विकासशील देशों की सहायता के लिए 700 बिलियन डॉलर तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है उस राशि को वो बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा बताते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि 2030 तक 700 बिलियन डॉलर की तो जरूरत है। इसको जुटाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी भी लेते हैं। साथ ही साथ विकसित देश ये कहते हैं कि जलवायु वित्त में हमें नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा नहीं है। जिम्मेदारी साझा होनी चाहिए और डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट की जानी चाहिए, तभी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। इस बात को लेकर जो विकासशील देश हैं वो खासे नाराज हैं। सब भारत ने भी इसको ठुकरा दिया। भारत ने भी कहा कि 300 बिलियन डॉलर की जो बात की जा रही है हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, मुखर रूप से इसका विरोध करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह गतिरोध देखने को मिला। अब देखिए, COP29 में किए गए कुछ ठोस समझौते हैं जिसकी वजह से इसको याद भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गतिरोधों के लिए याद किया जाएगा। तो देखिए, COP29 में कुछ ठोस कदम उठाए गए, जिसमें सबसे पहला और ऐतिहासिक कार्बन बाजार का गठन हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाया जा चुका है। फिर भी आप इसको याद रखें कि कार्बन बाजार का गठन इसको ऐतिहासिक बनाता है। साथ ही साथ CBAM पर चर्चा हुई। CBAM क्या है? तो देखिए, बेसिक देश जो है जिसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, इसके द्वारा मांग पर चीन ने एक याचिका दायर की। इस सभी देशों का यह कहना था और इन देशों की तरफ से चीन के द्वारा ये याचिका दायर की गई। इसमें यह कहा गया कि जो CBAM है इसके माध्यम से एक तरफा व्यापार जो लगाया जा रहा है, एक तरफा व्यापार प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। CBAM क्या है? तो CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। दरअसल यूरोपीय संघ ये कहता है, उसने CBAM नामक एक प्रस्ताव रखा जिसमें कि यूरोपीय संघ में अगर कोई भी आयात की जाएगी चीज, कोई भी वस्तु अगर आयात की जा रही है और अगर उस वस्तु से ऐसा लगता है कि कार्बन उत्सर्जन के जो मानक है
उसको वो पूरा नहीं कर रहा है, अर्थात उससे कार्बन उत्सर्जन होने की संभावना है, तो यूरोपीय संघ इसके माध्यम से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से उस पर टैक्स लगा सकता है। तो ये कहना है, जो बेसिक देशों की आपत्ति है, वो कह रहे हैं कि ये एक तरफा व्यापार प्रतिबंध है, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा था सीबीएम पर चर्चा। इसको लेकर भी कुछ विरोध यहां से पर दर्ज किया गया। हालांकि ये कहना है कि यह व्यवस्था 2026 से लागू होगी। अभी ये किस रूप में लागू है, तो संक्रमण काल में है। संक्रमण काल का मतलब कि इसके जितने भी प्रोविजन बनाए गए हैं सारे के सारे पूरी तरह से लागू नहीं होंगे, कुछ कुछ प्रोविजंस इसके लागू होते रहेंगे और 2026 तक जाकर यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी यूरोपीय संघ के द्वारा कि उनके यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु आती है जिससे कि कार्बन उत्सर्जन होने की संभावना है, तो यूरोपीय संघ उस पर टैक्स लगा सकता है। तो ये एक तो बात, इस पे हुई चर्चा की बात, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये याद रखिएगा कि COP29 के पहले दिन ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए गए कार्बन बाजार पर एक समझौता हुआ, जो कि इसको हिस्टोरिकल बनाता है। और इस बाजार में यह बात कही कि कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार अब देश कर सकते हैं, जिसमें कि कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार करने के साथ साथ उन देशों को वित्तीय सहायता मिलेगी। और पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 में ये बात पहले से उल्लेखित है। तो इस लिहाज से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी थी इस COP29 की चली लगातार बैठकों के बीच। तो ये मुख्य रूप से आज का हमारा विषय था। दोनों के विवाद का कारण उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज का प्रश्न आपकी जिम्मेदारी के तौर पर आपके सामने हम छोड़ते हैं, जिसका जवाब आपसे अपेक्षित है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न आपके सामने है कि CBAM अर्थात कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पूरी तरह से कब लागू होगा। विकल्प आपके सामने है 2024, 25, 26 या 27। तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।